हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज मेजर्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा रहेगा। कुछ दिखाई देगा ये एग्जाम में आपको 4 to 5 मार्क्स या 5 to 6 मार्क्स, ऐसा कुछ एग्जाम में इसका वेटेज दिखाई देगा अपने को। करेक्ट है। तो चैप्टर जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चीज क्या है? जब मैं इस चीज का मतलब बताऊंगा, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि सभी ने ये चैप्टर जो है 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट जो है, मैं हम बोल सकते हैं इसका 70% ऑफ पार्ट पहले तुमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत सिंपल है, चैप्टर भी सिंपल है, कुछ नए टर्म्स भी पढ़ने हैं हमको। पर मेरे एंड से अगर देखा जाए तो तुम सिंपल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तुम जब बोलेंगे सिंपल है, तब क्यों कब बोलेंगे? तुम उनके नाम सुन के तुम बोलेंगे सर ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है, तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगी। पर आईसीआई इसमें क्या करता है, अब प्रॉपर्टीज इसके कुछ है, इसमें कुछ नए टर्म्स है, बच्चा वो नहीं पढ़ता। बच्चा क्या, जो बेसिक हमें फॉर्मूलाज पता थे वही पढ़ के जाता है, पर नया भी इसमें कुछ है वो हमको समझना चाहिए। वो चीजें आईसीआई आपको एग्जाम में पूछता है, तो आपको हमको टोटली इसको डीप में नए से शुरू करना है हमको। करेक्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, मतलब मेजर करना है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन शॉर्ट सेंट्रल, अब जैसे हम एवरेज की अगर बात किया, तो जब मैं अगर एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है, अगर एवरेज हाइट निकाल रहा हूं, सपोज दो लड़के हैं मेरे पास, अब दो लड़कों के बीच में हम सपोज लेंगे राम और श्याम। करेक्ट है, सिंपल। देखो, ये एक लड़का है राम और ये उसका एक बड़ा भाई है श्याम। करेक्ट है। अब इन दोनों का अगर मुझे हाइट दिया हुआ है, देखो ये दोनों हाइट दिया हुआ है। अब इन दोनों का अगर मैंने एवरेज हाइट निकाला, एवरेज हाइट कैसे निकालूंगा? सपोज इसकी हाइट है 4 फीट, सपोज इसकी हाइट है 6 फीट। ठीक है, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा? 5 फीट। और 5 फीट जो बनेगा डायग्राम, वो डायग्राम यहाँ पे कुछ तो भी बनेगा। करेक्ट है, मतलब ये इन दोनों के सेंटर में आया कहीं ना कहीं। करेक्ट है, सेंटर में खड़ा हुआ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेंटर में हाइट उनकी एक की कम एक की बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में जो है वो क्या मिला? इसका सेंट्रल वैल्यू मिला। वो हमको कैसे मिला? बाय इसका एवरेज। एवरेज हमने कैसे निकाला? एवरेज हमको निकालना आता है दोनों के बीच का। करेक्ट है, तो वही से समझ में आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ही एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि एवरेज मतलब हमको क्या देता है? सेंट्रल वैल्यू देता है उसका। करेक्ट है। तो यही इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमको। बहुत सिंपल, नाम सुनते अच्छा लगेगा। फर्स्ट हमको पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट इन द सेंस हमको, सपोज मैं बोल रहा हूँ मीन पढ़ना है। व्हाट इज मीन? मीन मतलब क्या? एवरेज। सेकंड हमको देखना है व्हाट इज मीडियन, ये भी पढ़ा हुआ है। करेक्ट है, मीडियन। एंड थर्ड इसमें आता है व्हाट इज मोड। व्हाट इज मोड? तो मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन टर्म्स पढ़ना है। जहां पर मीन जो है, मीन के तीन टाइप्स आते हैं। उसमें फर्स्ट आएगा अरिथमेटिक मीन, उसमें फर्स्ट आएगा अरिथमेटिक मीन। सेकंड आएगा ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड आएगा ज्योमेट्रिक मीन। एंड थर्ड इसमें आएगा हार्मोनिक मीन, एंड थर्ड इसमें आएगा हार्मोनिक मीन। जो सभी टर्म्स, ये सभी टर्म्स हमको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले तो बात तो मीन, मीडियन एंड मोड, ये सभी जो है दे हमको, वो हमको क्या बताते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देता है। अब मीन में तीन टाइप्स आते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा? करेक्ट है। और इसके बाद एक लास्ट पार्ट है इसमें, दैट इज पार्टिशनल वैल्यूज। एक फोर्थ पार्ट इसमें आता है, फोर्थ हमें पढ़ना है इसमें पार्टिशनल वैल्यूज, जो बहुत ज्यादा सिंपल है पार्ट, बट अगर नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, करेंगे तो सभी सिंपल लगने लगेगा। तो आएगा अभी इसमें पार्टिशनल वैल्यूज। ठीक है, तो ये चार टर्म्स है, चार इन शॉर्ट देखा जाए तो टोटल 7 टर्म्स हो गए। इन 7 टर्म्स को हमको डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और कोशिश रहेगी आज की क्लास में हम सभी टर्म्स को डीप में और अच्छे से समझ के पढ़े। करेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ में आया, सेंट्रल वैल्यू निकालना है, उस वो वैल्यू कौन कौन लाएगा? ये सब मीन, मीडियन, मोड, ये सब हेल्प करेगा सेंट्रल वैल्यूज फाइंड करने को। अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अब याद रखना, इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं टोटल 7 टॉपिक्स। एक सेकंड,
इस चैप्टर में हमको टोटल पढ़ने हैं 7 टॉपिक। सातों टॉपिक्स के बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है, पर फॉर्मूलेज उतने ही सिंपल और याद रखने के लिए भी शुभम सर है, तो शुभम सर ने जैसे जैसे बताएंगे, शुभम सर जैसे बोलेंगे वैसे वैसे उसको सुनते जाना है, वैसे अपने माइंड में वो रिकॉल करना है, वैसे ही वो फॉर्मूलेज अपने को याद हो जाएंगे। फॉर्मूलेज बहुत सारे आएंगे। फॉर्मूलेज क्या है, पहले तुमने इसमें से कुछ पढ़े हुए हैं, और कुछ फॉर्मूलेज इनमें से ही जनरेट होते हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हुए अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए, द रेशियो ऑफ सम टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या, जो हम एवरेज मतलब मीन निकालते थे, हम मीन में क्या करते थे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हम लिखते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद है किसी को, हमने किया था ऐसा 10th स्टैंडर्ड में, जिसमें आता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें क्या दे जाएगा, मीन। सपोज हमें कुछ स्टूडेंट्स की हाइट्स दी है, तो हाइट कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया, सिंपल सभी टर्म्स समझेंगे इसको। सो हाइट दिया 4 फीट, 5 फीट, 6.5, 4.8, 5.57, इस तरह से कुछ बच्चों की हाइट दी हुई है, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब क्या करना है हमको, 4 प्लस 5 प्लस 6.5, मतलब टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस निकालना है। तो इन सभी टर्म्स में हमने क्या किया, प्लस वाला एडिशन का साइन लगा दिया, और डिवाइड में लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5, सॉरी जितने भी है, ये 6.5 था, 6.5 तो 1 2 3 ये 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6, मतलब ये हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर हमने लिखा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। बहुत सिंपल, अरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल है, जहाँ पे हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए है उसको बस टोटल कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है हमको, वहां से हमको आ जाएगा आंसर ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार मतलब लिखा, मतलब ये क्या लिखा मैंने, अरिथमेटिक मीन लिखा है। मीन है उसी को अरिथमेटिक नाम दे दिया, मतलब सिंपल वाला जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही है मीन, उसको नाम दे दिया अरिथमेटिक मीन, उसी का नाम होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब ही एवरेज फाइंड करना है हमको, करेक्ट है। अब अरिथमेटिक मीन की अगर बात करें, तो अरिथमेटिक मीन में फॉर्मूले जो आएंगे, देखना कैसे आएंगे, सभी टाइप्स में फॉर्मूलेज मैंने टाइप वाइज दिए हैं, जो बहुत सिंपली तुमको समझ आ जाएगा, नोट्स में सब रिफर करेंगे। फर्स्ट आता है जब डिस्क्रीट डेटा हो, फर्स्ट आएगा जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। सर सबसे पहले तो डिस्क्रीट डेटा मतलब बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, ईच वैल्यू हैज एग्जैक्टली, सॉरी ईच वेरिएबल हैज एग्जैक्टली वन वैल्यू। एक वेरिएबल को एक वैल्यू, मतलब हमने देखा था ए स्टूडेंट को कितने मार्क्स, बी स्टूडेंट को कितने मार्क्स, सी स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स, मतलब ए को मिले 10 मार्क्स, बी को मिले 12, सी को मिले 14, ईच वेरिएबल इज हैविंग एग्जैक्टली वन वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डेटा। अब ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था ये था डिस्क्रीट डेटा का टाइप, जहां पे ईच स्टूडेंट का हमने हाइट लिखा था, ईच स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक हाइट लिखा था, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉर्मूला क्या होता, डिस्क्रीट डेटा के लिए एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। अब ये समेशन ऑफ एक्स मतलब ये क्या लिखा सर आपने, समेशन ऑफ एक्स मतलब ये देखा था हमने, टोटल नंबर को हमने टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन उसके बीच में प्लस साइन लगा दिया, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज स्मॉल एन, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल एन। बेसिक सबको समझ में आ रहा है डिस्क्रीट डेटा क्या है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एन। क्लियर हुआ, ये हुआ डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब इसी तरह अगर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी आ जाए क्वेश्चन में, मतलब ऐसा दिया डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या बोलना चाह रहा मैं, देखो फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है, इसको सिंपली पढ़ो, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, अब जैसे सिंपल एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था, हाइट दिया था, सिंपल एग्जांपल लेते फिर से अगेन, हाइट दिया है 4 5 4.5 6 8 7, ऐसे कुछ हाइट दी है। अब इसके बाद अगर हाइट रिपीट होने लग जाए तो 4.5 4 8 7 6 5, मतलब क्या हो रही है, कुछ बच्चों की हाइट सेम भी रहती है ना, करेक्ट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 जो हाइट है वो दो बच्चों की हाइट है,
4.5 जो हाइट है वो 3 बच्चों, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। एंड 5 जो हाइट है सपोज वो 4 बच्चों की हाइट है, 6 जो हाइट है सपोज वो 2 बच्चों की हाइट है। इस तरह से हमको क्या मिला कि ईच वेरिएबल के लिए हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ये जो हाइट है ये डिस्क्रीट डेटा है, इस हाइट के लिए कितने स्टूडेंट्स है, इस हाइट के कितने स्टूडेंट्स है, इस हाइट के कितने स्टूडेंट्स है। मतलब ये जो दिया हुआ मैंने 2 3 4 2, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। मतलब ये 4 अगर हाइट है 4 फीट तो उसके लिए कितने स्टूडेंट्स है, 5 फीट अगर हाइट है तो 5 फीट हाइट के कितने स्टूडेंट्स है। तो ये हमको समझ में आता कि अगर डिस्क्रीट डेटा दिया विथ फ्रीक्वेंसी, तो अगर विथ फ्रीक्वेंसी दिया तो हमेशा याद रखना जब कभी फ्रीक्वेंसी आता, याद कैसे करेंगे इसको, जब भी कभी फ्रीक्वेंसी आता वो एक्स के साथ जाके चिटक जाएगा। वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स के साथ जाके चिटक जाएगा। कभी भी याद रखना, ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखना आगे चल के बहुत काम आएगा। फ्रीक्वेंसी आया वो एक्स के साथ जाके चिटक जाएगा, मतलब क्या होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दैट विल बी एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, क्या हो गया, एक्स के साथ जाके चिटक गया, एफ ने क्या किया, एफ एक्स था अकेला तो एक्स के साथ जाके चिटका कौन, एफ, एंड डिवाइड बाय, हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी दिया होता स्मॉल एन इज चेंज टू कैपिटल एन, स्मॉल एन इज चेंज टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब ये होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया, इसका टोटल मैंने निकाला 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 2 11, तो दिस इज नथिंग बट कैपिटल एन एंड इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा, तो जब कभी फ्रीक्वेंसी आता तो उसको एक्स के साथ चिटकाओ और एन की जगह, स्मॉल एन की जगह हमेशा कैपिटल एन लिखना है। बेसिक समझ में आया सबको, करेक्ट, सबको बेसिक होप से समझ में आ गया, सिंपल था ये टर्म, इसको रिटा देते हैं। ये हो गए दो। अब इसमें इसका थर्ड पार्ट, थर्ड फॉर्मूला, अगर हमें डेटा दिया कंटिन्यूस डेटा, डेटा अगर दिया, डेटा हमें दिया अगर कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा का मतलब क्या हुआ, मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ डेटा तुमको इस फॉर्मेट में दिया कि सपोज 3 से लेकर 5 फीट तक जो हाइट है वो 4 बच्चों की है, 5 से लेकर 7 फीट तक हाइट है वो 6 बच्चों की है, 7 फीट से 9 फीट एग्जांपल ले रहे हैं, 7 फीट से 9 फीट तक हाइट है वो 3 बच्चों की है। मतलब क्या किया, डेटा जो दिया कंटिन्यूस फॉर्मेट में दिया, तो डेटा अगर कंटिन्यूस फॉर्मेट में दिया और उसके साथ में हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें कंटिन्यूस फॉर्मेट के लिए the formula will be x bar will be equal to summation of x bar will be equal to summation of fx। फ्रीक्वेंसी दिया बोले तो x के साथ जाके चिटकेगा, देखना फ्रीक्वेंसी दिया बोले तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन, अच्छा ऊपर ये आएगा कैपिटल एन। अच्छा सर अभी f तो आ गया, फ्रीक्वेंसी है, पर x का है, देखना इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी तो मिल गई सर, पर अभी x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मतलब इन टर्म्स का मिड वैल्यू, इन टर्म्स का मिड वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा हमारा x, मतलब मिड वैल्यू 3 to 5 का क्या आएगा, 3 to 5 का मिड वैल्यू विल बी 4। याद मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। उसी तरह से 5 और 7, 5 to 7 का मिड वैल्यू क्या रहेगा 6, देन 7 to 9 का मिड वैल्यू क्या रहेगा 8। तो मिड वैल्यूज ये 4 6 8 ये क्या मिले हमको, x के वैल्यूज मिले, फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज दिए हुए हैं। होप से समझ में आ रहा, देखो फॉर्मूलाज बहुत है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब जब मैं लिख रहा हूँ तो तुमको नया नया समझ कुछ लगेगा सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे, और एग्जाम में तो कैसे ही करेंगे। एग्जाम में हमको क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा, उस चीज के लिए तुमको बस थोड़ा पेशेंस रखो, सिंपली सब चीजों को समझते चलो, करेक्ट है। तो अभी इतना तो समझ में आया कि हमको ये हमने पढ़ लिया व्हाट इज अरिथमेटिक मीन के 3 फॉर्मूलेज हमने देख लिए, करेक्ट है। अब अरिथमेटिक मीन में और एक टर्म आता है दैट इज कंबाइंड मीन। अब ये सर कंबाइंड मीन ये क्या नया, कंबाइंड मीन मतलब ही अगर सपोज हमें किसी चीज, दो चीजों का एवरेज दिया हुआ है तो दोनों का मिला के एवरेज कितना होगा, करेक्ट है। मतलब दो क्लासरूम के एवरेज दिए हुए हैं, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स फॉर क्लासरूम ए, क्लासरूम नंबर बी का एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, ठीक है। तो अभी दोनों क्लास का एवरेज डेटा क्या रहेगा, एवरेज डेटा मतलब ही कंबाइंड मीन। इसमें अभी हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज अ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू, कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू x बार इंटू n1, मतलब इसको ऐसा लिखो n1 x1, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ,
देखो कंबाइंड मीन मतलब ही एक्स बार विल बी इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब ही ये जो मैंने लिखा है, देखो n1 क्या होगा, क्लास नंबर रूम, क्लासरूम 1 क्लासरूम 2। तो क्लासरूम 1 में कितने स्टूडेंट्स है उनका एवरेज कितना है वो आएगा x बार, और कितने स्टूडेंट्स है वो बताएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज n1। करेक्ट है। सिमिलरली क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स है उनका एवरेज कितना आया, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो होप से आपको बेसिकली समझ में आ रहा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, सिंपल टर्म्स है। डिस्क्रीट डेटा समेशन ऑफ x अपॉन n, फ्रीक्वेंसी है तो उसको चिटकाओ छोटे n की जगह बड़ा n, एंड कंबाइन कंटिन्यूस डेटा के लिए x कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू, और कंबाइंड मीन भी समझ में आ गया। तो देखो सिंपली चारों फॉर्मूलेस तुमको याद भी हो गए, तुमको पता भी नहीं चला। करेक्ट है, सही है। तो बढ़ते हैं अभी सेकेंड टर्म। अच्छा इसमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बच्चा स्किप कर देता, और प्रॉपर्टीज बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा कम, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उनको टेबल देना पड़ेगा, जो एग्जाम में नहीं देंगे जल्दी से। टेबल इन द शॉर्ट, टेबल इन द सेंस पूरा डेटा देना पड़ेगा आपको, और डेटा को कैलकुलेट करने के लिए तुमको टाइम लगेगा। एक सम कैलकुलेट करने के लिए अगर पूरा कंटिन्यूस डेटा का टाइप आया और पूरा इसका निकालना है एवरेज, तो एक सम कैलकुलेट करने के लिए, एक आंसर निकालने तुमको मिनिमम 3 to 4 मिनट्स, बहुत ज्यादा मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जब तुमने शॉर्टकट में से किया तो 3 to 4 मिनट्स लगते हैं एक सम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, वही हमको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। करेक्ट है, फॉर्मुलेस पर पढ़ना जरूरी क्योंकि सिंपल है फॉर्मुलेस। करेक्ट है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, बस उसको देखना है क्या है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर सब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बुक में, इफ ऑल द वैल्यूज आर सेम देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो सेम। मतलब ही क्या, इफ ऑल द वैल्यूज आर m, मतलब ही m, सभी बच्चों की हाइट क्या है m, सभी बच्चों की हाइट क्या है 5 सब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, चलो सभी बच्चों की हाइट क्या है 5 फीट 5 फीट 5 फीट 5 फीट। तो इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज भी 5 फीट ही आएगा। कैसे आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट ना, तो क्या आ जाएगा ये 20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 5। देखो एवरेज वैल्यू भी आया 5 और सभी ऑब्जर्वेशंस भी थे 5। If all the observations are same, then the arithmetic mean is also the same. Correct है। Now second, it is dependent on the change of origin। मतलब ही क्या, suppose अगर मैंने दिया y is equals to ax plus b। करेक्ट है, तो अगर x की जगह मैंने x बार डाला, then y की जगह मुझे क्या डालना पड़ेगा, y बार। सिंपल है, तो ये बन जाएगा y बार will be equal to ax बार plus b। ये सेकंड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। एंड थर्ड, फॉर ओनली 2 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। मतलब ही ये थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट में समझना चाहिए था, पर अभी देख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इनटू ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, इज इक्वल टू दी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अब तक हमने देखा सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन, अब हम नेक्स्ट देखने वाले व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, एंड उसके बाद देखेंगे व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। मीन के तीनों टाइप्स हम पढ़ने वाले। तो उसमें से फर्स्ट टाइप ऑप्शन सबको क्लियर हुआ, हो सबको ये फॉर्मूलेज जो लिखे हैं मैंने 4 फॉर्मूलेज एकदम क्लियरली समझ में आ गए। अब हम पढ़ने जाते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। सेकेंड टाइप, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज्यादा सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना है हमको, ज्योमेट्रिक में अंडर रूट nth रूट ऑफ द टर्म्स। मतलब ये क्या करना है, सपोज मैंने दिया 3 बच्चों की हाइट दी है, 3 बच्चों की हाइट इट इज 5 6 7। इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो अरिथमेटिक मीन तो हमको निकालने आता, वो हमने देख लिया अभी। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 6 इंटू 7, और कितने टर्म्स है 3 टर्म्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका क्यूब रूट। अगर यहाँ पे होते 4 टर्म्स, सपोज यहाँ पे h और एक बच्चे की हाइट देती दिया होता, सपोज मैं बोल रहा हूँ 8, तो मैं बोल रहा हूँ 8, तो यहाँ पे अब क्या आएगा फिर इंटू 8 एंड 4th रूट। बेसिक समझ में आ रहा है सबको, दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या करना है, अंडर रूट निकालना है और बीच में सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। करेक्ट है। एंड तो अभी इसमें देखते हैं इसके फॉर्मूलेस कैसे आते हैं, इसके फॉर्मूलेस देखते हैं कैसे आएंगे सभी, सुनते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आएगा इसमें, दैट इज फॉर डिस्क्रीट डेटा। इसमें भी डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x
1 इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स एन अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या आएगा पावर में एन, जो लास्ट टर्म जितने भी टर्म्स है उतने का उतना रूट आएगा इसका, करेक्ट है। एंड अगर इसी में आ जाए डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, देखो अभी तुमको फॉर्मूला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है नेक्स्ट वाला, तो क्या आएगा डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी अगर दिया तो विथ फ्रीक्वेंसी क्या बताया था मैंने, जब कभी फ्रीक्वेंसी दिया वो जाके चिटक जाएगा एक्स को, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इट विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ, ये क्या आएगा x1 f1 इंटू x2 f2 इंटू x3 f3। और एक बात बताया था, जब फ्रीक्वेंसी आता स्मॉल n चेंजेस टू कैपिटल एन, तो स्मॉल एन बदल जाएगा कैपिटल एन में, और कैपिटल एन का मतलब ही क्या होगा, वो कैपिटल एन मतलब ही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। और इसी में थर्ड टाइप आता कंटिन्यूस डेटा, अगर कंटिन्यूस डेटा तो क्या करेंगे अभी इसमें सर, अगर कंटिन्यूस डेटा दिया तो कंटिन्यूस डेटा में फिर से वही टर्म ज्योमेट्रिक मीन विल अगेन बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, जहाँ पे x1 f1 इंटू, देखो x1 एंड x2 f2 एंड सो ऑन टू दी अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ ये टर्म आएगा। अब यहाँ पे बताना x1 f1, x1 कहाँ से आएगा, x1 फिर से मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, वो आ जाएगा हमारा x1 के वैल्यूज वहां से आ जाएंगे, करेक्ट है। ये तो होप सबको ज्योमेट्रिक मीन भी समझ में आ गया सिंपली। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर प्रॉपर्टीज देखा जाए तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके भी प्रॉपर्टीज, सभी टर्म्स के प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर वन इसमें भी सेम प्रॉपर्टी क्या है, इफ देर आर सेम टर्म्स देन द ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो सेम, मतलब क्या, इसमें भी अगर 5 हाइट दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, जब तुम इसका आंसर निकालेंगे ये आंसर देगा इक्वल टू 5, मतलब ही ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो द सेम, इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखना, सेकंड प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन इज ओनली कैलकुलेटेड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ही अगर किसी बच्चे की हाइट -5 फीट, सपोज एग्जांपल ले रहे, सपोज मार्क्स की बात करें तो -5 मार्क्स, देन 6 मार्क्स, देन 7 मार्क्स, -5 कब मिलते हैं, जब मस्ती करोगे तब, करेक्ट है। तो अपने को मिलेंगे, हाँ पॉसिबल है, माइनस मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स है, हर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा, करेक्ट है। तो माइनस मार्क्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे, करेक्ट ना। आप देखते तो इसका हम निकाल सकते हैं क्या, हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ -5 इंटू 6 इंटू 7, एंड अंडर रूट कभी भी नेगेटिव टर्म का इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब इन शॉर्ट वो नहीं आता निकलने, मतलब ही इस इट कैन नॉट बी फाउंड आउट, इट कैन नॉट बी फाउंड, इट कैन नॉट बी फाउंड, करेक्ट है। तो ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकाल सकते। एंड थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन इज जीरो इवन इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन भी जीरो हो गया ना, मतलब क्या, मतलब सपोज तुम में से किसी एक को भी जीरो मिला ना, तो मेरा नाम खराब होएगा, ठीक है ना, तो किसको भी 0 मार्क्स वो तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट ना। तो अभी क्या करना है हमको, इन शॉर्ट याद कैसे रखना है इसको, अगर 5 मार्क्स मिला है किसी को 0 मार्क्स, किसी को 6 मार्क्स, तो अगर इसका मीन निकालने गए तो फिर क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी जीरो, किसी एक वैल्यू एक ऑब्जर्वेशन भी जीरो, ज्योमेट्रिक मीन इज जीरो। देखो ये प्रॉपर्टीज जो है, तुम बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, पर प्रॉपर्टीज तुमको पता होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज बेस्ड अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन, करेक्ट है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। देखते देन फोर्थ क्वेश्चन, sorry fourth property number 4, if z is equals to xy, if z is equals to xy, and we know the geometric mean of x and geometric mean of y, then geometric mean of z will be equal to geometric mean of x into geometric mean of y। तो दोनों भी ज्योमेट्रिक मीन्स को ऐड मल्टीप्लाई कर दिया तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड भी आ जाएगा, सिंपल था ये वाला तो प्रॉपर्टी, करेक्ट है। इसी के साथ अपने 2 टाइप्स पढ़ के भी हो गए, 7 टाइप्स में से अरिथमेटिक मीन हुआ, 7 टाइप 6 टाइप्स है, अरिथमेटिक मीन हुआ,
देन ज्योमेट्रिक मीन हुआ। अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बोले तो क्या, अरिथमेटिक मीन को उल्टा करो, मतलब क्या करना है देखना। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टाइप, व्हाट इज हार्मोनिक मीन। सर अभी हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन एच एम। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आता 1 अपॉन समेशन ऑफ, 1 अपॉन इन द सेंस क्या, हम पहले करते थे यहाँ पे समेशन ऑफ x अपॉन n, ये क्या होता था हमारा अरिथमेटिक मीन। अब इसको उल्टा करना है तो n ऊपर चला जाएगा, अब उल्टे का उल्टा क्या करना है, अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन में उल्टा का उल्टा, मतलब क्या, ऊपर n तो चला गया और डिवाइड बाय नीचे होगा समेशन ऑफ 1/x, नीचे होगा समेशन ऑफ 1/x, मतलब x को भी नीचे भेजना है, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, हार्मोनिक मीन। मतलब समझ में आया, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है उसी का उल्टा करो और फिर उल्टा करो उसको, करेक्ट है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में भी 3 फॉर्मूलेज, दैट इज फर्स्ट आएगा डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब डिस्क्रीट डेटा की अगर बात किया जाए तो डिस्क्रीट डेटा में हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू क्या आएगा, n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, करेक्ट है। अगर इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, तो डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी इसमें छोटा सा चेंज, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी देखना इसमें क्या आएगा, हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू स्मॉल n विल बी चेंज्ड टू कैपिटल N, ये तो हुआ, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ यहाँ पे आएगा f अपॉन x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा f अपॉन x, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई तो हो गया था, पर क्या हो गया, x ने उल्टा काम किया, वो चला गया नीचे, करेक्ट है। एंड इसी के साथ थर्ड कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा के लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग x मिड वैल्यू, करेक्ट। होप से समझ में आ रहा, डिफिकल्ट नहीं लग रहा कुछ, पक्का, सही बात। अरिथमेटिक मीन समझ में आए, ज्योमेट्रिक मीन समझ में आए, हार्मोनिक मीन भी समझ में आए। एक बार जल्दी से लुक, एक और लुक दे देते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में क्या क्या है देखो, डिस्क्रीट डेटा कैसे निकालते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो x के साथ, हमेशा x चिटक जाएगा, छोटा n चेंज हो जाएगा तो बड़ा n, करेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं अभी इसमें ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में रूट निकालना है, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, f फ्रीक्वेंसी है तो सभी के साथ चिटका दो, सिंपल सिंपल सिंपल। और हार्मोनिक मीन, अब हार्मोनिक मीन के कुछ प्रॉपर्टीज बचे हैं बस, हार्मोनिक मीन के प्रॉपर्टीज। हार्मोनिक मीन के प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी सेम। अगर हार्मोनिक मीन सभी का सेम है, मतलब ही हाइट आ रहा है 5 5 5 सभी बच्चों का, तो इसका हार्मोनिक मीन भी होगा 5, हार्मोनिक मीन भी होगा इसका 5, करेक्ट है। देन आता है सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज जीरो, हार्मोनिक मीन इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी का आंसर जीरो आ जाए, 505 मार्क्स की बात कर रहे हैं, सपोज 506 लिख देते, चलो किसी को 5 मिला, किसी को 0, किसी को 6, तो अगर किसी को भी 0 मिला तो हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है दिस इज नंबर, दिस इज ऑब्जर्वेशन, हमको क्या करना है 1/5 देन प्लस होगा 1/0, तो 1/0 मतलब ही नॉट डिफाइंड हो जाता, तो वहीं पे से आंसर हो जाएगा, आंसर इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट है। ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। होप से समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है। एंड तीनों भी मीन्स के बीच में कुछ रिलेशन है, तीनों भी मीन्स के बीच में रिलेशन हमने स्टार्टिंग में एक देखा, क्या देखा था, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन कर दिया तो हमें क्या मिलता है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला यूज होता है। एंड सेकेंड, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन है फिर हार्मोनिक, जैसे हमने पढ़ा वैसे ही, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। मतलब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है हमेशा बड़ी रहेगी देन ज्योमेट्रिक मीन, और उसकी बड़ी, उससे ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन की बड़ी रहेगी, ज्योमेट्रिक मीन की भी बड़ी रहेगी देन कंपेयर टू हार्मोनिक मीन। बेसिक समझ में आ रहा, करेक्ट है। दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। होप सो सबको इजीली समझ में आ गया, करेक्ट है। प्रॉपर्टीज भी बहुत आसानी से समझ में आ गए। प्रॉपर्टीज याद रखना, प्रॉपर्टीज हमको एक बार रीड करना है खुद से, क्योंकि अब तो हमको समझ में आया, जब हम रीड करेंगे हमको याद भी हो जाएगा वो, करेक्ट है। अब हम पढ़ते फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट, डेट इज मीडियन। अब क्या बचा है,
मोड, मीन पढ़ लिया, मीन के टाइप्स पढ़ लिए, अब बचा है मीडियन एंड मोड और फिर पार्टिशनल वैल्यू। सिंपल है। तभी हम देखते हैं व्हाट इज मीडियन। व्हाट इज मीडियन? अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन को याद रखना सिर्फ एक ही, मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन मतलब बीच वाला वैल्यू, एग्जैक्टली बीच वाला वैल्यू होता है मीडियन। तो मीडियन जो बीच में आता वो क्या करता? वो सेट ऑफ नंबर्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता। तो हमेशा याद रखना मीडियन इज डिवाइड, मीडियन क्या डिवाइड्स द सेट ऑफ पार्ट्स, डिवाइड्स द सेट ऑफ नंबर्स इन टू इक्वल पार्ट्स। कभी भी याद रखना मीडियन क्या है? बीच का वैल्यू, इट डिवाइड्स द सेट ऑफ नंबर्स इन टू इक्वल पार्ट्स। और इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला आता है n प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टू कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमको? मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा। मीडियन इज n प्लस वन डिवाइड बाय टूथ टर्म, n प्लस वन डिवाइड बाय टू। मतलब सपोज मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस दिए, तो 10 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा? 10 को हम करेंगे 10 प्लस वन, ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाय टू। तो 11 डिवाइड बाय टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 11 डिवाइड बाय टू दैट इज 5.5। तो 5.5th ऑब्जर्वेशन, 5.5th ऑब्जर्वेशन दैट इज नथिंग बट दी मीडियन का वैल्यू। सपोज एग्जांपल मैंने दिया 2 3 6 8 10, ऐसा सपोज दिया, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 टर्म्स प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो मतलब ये 6 डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, थर्ड इज नॉट द आंसर। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब ही समझ में आता, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 6। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 6 इज द मीडियन। ये यहाँ से डायरेक्टली आ गया हमको मीडियन। मीडियन मतलब ये बीच का वैल्यू, डायरेक्टली इट्स डिवाइड द सेट ऑफ पार्ट्स इन टू इक्वल पार्ट्स। देखो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो 2 3 पार्ट है और एक 8 10, ये दो इक्वल पार्ट्स को डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, किसने? 6 ने। होप से समझ में आ रहा सबको, डिफिकल्ट नहीं है कुछ, करेक्ट है। नेक्स्ट फिर अभी इसमें, अच्छा मीडियन के जो है, मीडियन के फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा, ठीक है। मीडियन के जो फॉर्मूलाज जो है वो फॉर्मूलेज तुमको नोट्स में दिए हुए हैं। उन फॉर्मूलेज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं दिखाई देंगे। क्वेश्चन दिखाई भी दिया तो मैं बोलता हूँ उसको छोड़ के आना, मतलब दिखाई तो नहीं देगा, और दिखाई दिया तो छोड़ के आना। ऐसा क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करने को एक सम 5 मिनट लगेगा अपना, मिनिमम 5 मिनट, जो हमको नहीं करना है। पढ़ के जाना है, एक बार फॉर्मूले तुमको रीड करना है, क्योंकि मैं अब जो करूंगा मैं वो रीड करके बताऊंगा तुमको। इससे अच्छा क्या करना है, तुम खुद से रीड करो एक बार, वो फॉर्मूले बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुमको पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या टर्म्स है वो, करेक्ट है। इसके बाद हम पढ़ते डायरेक्टली व्हाट इज मोड। व्हाट इज मोड? अभी मोड की अगर बात किया, मोड मतलब ही क्या होता? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? मतलब ही सपोज ऑब्जर्वेशन दिया 2 2 3 4 2 6 8 2, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा, मतलब 2 ऐसे मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बच्चों को मिले। अगर मार्क्स की बात किया तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट को मिला 2 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट को 2 मार्क्स, देन फिफ्थ स्टूडेंट को 2 मार्क्स, देन इसको भी 2 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा मार्क्स 2 मार्क्स है, तो यहाँ पे मोड बन जाता, मोड इज इक्वल टू 2, दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हमें दिया 5.5 हाइट के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 हाइट के बच्चे हैं 8 बच्चे। 10 हाइट के बच्चे हैं 10 बच्चे। तो अब मुझे बताना यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, तो मोड का वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 10। होप से बेसिक समझ में आ गया मोड का, करेक्ट है। मोड इज नथिंग बट दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मोड में भी जो है बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, अब एक बार रीड करेंगे, प्रॉमिस करो एक बार रीड करना है, पढ़ के जाना है। डिटेल में उसके सम्स तो आते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो हमको बस पता होने चाहिए एक बार, और ये तुमने पढ़े हुए 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसलिए मैं उस पार्ट को अभी नहीं लूंगा, ठीक है। इनके अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ये यूज होगा, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली मीन माइनस मोड is equals to 3 times mean minus median। मीन माइनस मीडियन, समझ में आया? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड मीडियन एंड मोड। होप सो समझ में आ रहा? हंसते हंसते बोलो हाँ, बोलो हाँ सर समझ में आ रहा, करेक्ट है। मेरे को कहाँ सुनाई दे रही तुम्हारी आवाज?
अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक इसका। इसके बाद सम्स करेंगे, बहुत सिंपल, आसानी से जल्दी जल्दी उसके आंसर आ जाएंगे। करेक्ट है। अब लास्ट टॉपिक इसका दैट इज पार्टिशनल वैल्यूज, जो आगे यूज होने वाला है। पार्टिशनल वैल्यूज, पार्टिशनल वैल्यूज मतलब क्या, मतलब ही सपोज मैं अभी एक तो वो मीडियन, जो मीडियन किसी सेट ऑफ नंबर्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, उसी तरह सबसे पहले आता है इसके सामने दैट इज क्वार्टाइल्स। फर्स्ट इसमें आता है क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स क्या करता है, क्वार्टाइल डिवाइड्स द सेट ऑफ पार्ट्स, क्वार्टाइल डिवाइड्स द सेट ऑफ नंबर्स इन फोर इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन फोर इक्वल पार्ट्स। मीडियन अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था तो क्वार्टाइल चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब सपोज मैं एक लाइन दिया, इस लाइन को मुझे चार पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस लाइन को चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको कितने बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। इस लाइन को देखना, एक सेकंड रुको, सिंपल एग्जांपल, एक लकड़ी है, एक लकड़ी को तुमको चार पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस लकड़ी को चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, चार टुकड़े करने के लिए तुमको कितनी बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। हथौड़ा इन द सेंस वो जो भी मारेंगे तुम, करेक्ट है। तो अभी तुम क्या करेंगे, एक बार हथौड़ा तुम यहाँ पे मारेंगे, एक बार तुम यहाँ पे मारेंगे, एक बार तुम यहाँ पे मारेंगे। देखो चार पार्ट्स मिल गए हमको, ये मिला पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। तो कितने हथौड़े लगे हमको, हमें लगे तीन हथौड़े, और ये तीनों को बोला जाता क्वार्टाइल वन, quartile 2 and quartile 3, because quartiles divides the set of numbers in four equal parts and there are therefore three quartiles, quartile 1, 2 and 3। जैसे हमने मीडियन में देखा था, मीडियन क्या करता है, सेट ऑफ नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता। तो इस लकड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक बार हथौड़ा मारा, उसका हमने नाम दिया था मीडियन। करेक्ट है। और अगर ऑब्जर्व किया तुमने तो क्वार्टाइल 2 को हम मीडियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल 2 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ये एक पार्ट एंड ये एक पार्ट, करेक्ट है। तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन भी बोल सकते हैं उसको, क्वार्टाइल 2 को। करेक्ट है। तो इतना बेसिक समझ में आया। अब जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या, n+1 डिवाइड बाय 2, तो उसी तरह से क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला आता n+1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली क्वार्टाइल 2 का आता n+1 डिवाइड बाय 4, क्वार्टाइल 2 निकाल रहे इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिमिलरली क्वार्टाइल 3 निकाल रहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वार्टाइल्स। करेक्ट है। अब जैसे क्वार्टाइल सेट ऑफ नंबर्स को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो वैसे ही नेक्स्ट आता है डिसाइल्स। नेक्स्ट आता है डिसाइल्स, जो सेट ऑफ नंबर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता। अब 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जैसे हमने देखा दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक आदमी, चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए तीन आदमी, तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 9 बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। मतलब हमारे सामने 9 लोग आएंगे, उन सभी का नाम होगा डिसाइल 1, डिसाइल 2, डिसाइल 3, डिसाइल 4, डिसाइल 5 एंड अप टू डिसाइल 9। करेक्ट है। तो ये मिलेंगे हमको 10 डिसाइल्स, डिसाइल 9 तक, जहां पे डिसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन n+1 डिवाइड बाय क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय होगा 10, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। करेक्ट है। करेक्ट, समझ में आया। और अगर मुझे निकालना है डिसाइल 2, तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 डिवाइड बाय 10, क्योंकि डिसाइल 2 निकाल रहे। उसी तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज कि अगर मुझे निकालना है डिसाइल नंबर 9, तो अगर 9 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा डिसाइल नंबर 9। करेक्ट है। मतलब वो कौन है, 9th वाला डिसाइल कौन है, वो 9th वाला हथौड़ा। समझ में आ रहा, बेसिक है। एंड फिर इसमें आता है परसेंटाइल, लास्ट टर्म परसेंटाइल्स। एक था क्वार्टाइल्स, दूसरा हुआ डिसाइल्स, अब लास्ट इसमें है परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल नाम से बताओ, परसेंटाइल जो है वो सेट ऑफ नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो सेट ऑफ नंबर्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्वार्टाइल्स चार पार्ट्स में, मीडियन दो पार्ट में, क्वार्टाइल चार पार्ट्स में, डिसाइल 10 पार्ट्स में, परसेंटाइल्स 100 पार्ट्स में। तो परसेंटाइल्स अवेलेबल रहते हैं P1 से लेकर P99 तक। करेक्ट है। और परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, फिर P1 का वैल्यू विल बी n+1 डिवाइड बाय 100, आगे सेम फॉर्मूला। एंड अगर P, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ 44, तो 44 मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 डिवाइड बाय 100, अगर हमको निकालना है P44, और P रहता है हमेशा 99 तक, याद रखना।
करेक्ट, होप सो सबको समझ में आ गया इजीली, क्वार्टाइल, डिसेल्स एंड परसेंटाइल्स। इसी के साथ अपना थियोरी पार्ट एंड बाकी समझने वाला पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्टली कुछ एमसीक्यूज, जो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। करेक्ट है, डिफिकल्ट सम्स मत करो। बहुत बच्चे, मैं बोलता हूँ तुमको, बच्चे इसमें करते क्या है, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड, जो बड़े वाले फॉर्मूले हैं ना, वो पढ़ के जाते हैं, क्योंकि 13th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसके फॉर्मूलेज, उस टाइप के फॉर्मूलेज यूज करने के लिए वैसे समझ आते ही नहीं है, और आने भी नहीं चाहिए, और आए भी तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। करेक्ट है, एक सेकंड। चलो बढ़ते फिर एमसीक्यूज की तरफ, खत्म कर देंगे आज चैप्टर को, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। एमसीक्यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम कैसा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या क्या मेजर कर रहे हैं हम, मीडियन, मीन, मोड, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनके बीच का रिलेशन, उनके प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूलेज, हर एक के तीन तीन फॉर्मूले, मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, फिर नया आया क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, पर हो तो सभी को याद आ गया। करेक्ट है, बढ़ते नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, which average is most affected by extreme values। extreme values का मतलब क्या, हमें चार ऑब्जर्वेशन दिए, किसी के मार्क्स है 4, किसी को मिले 5, किसी को मिले 10 मार्क्स, किसी को मिले 12 मार्क्स। करेक्ट है, अब देखना, अगर मुझे निकालना है इसका मीडियन, मीडियन बोले तो क्या, बीच वाला वैल्यू, तो इन दोनों के बीच वाला वैल्यू में निकाल दूंगा, वो आ जाएगा मीडियन। मुझे निकालना है मोड, मोड करेगा जिस बच्चों को सबसे ज्यादा मार्क्स, सॉरी, जितने मार्क्स सबसे ज्यादा, मतलब 4 मार्क्स सबसे ज्यादा बच्चों को है, तो हो जाएगा इसका मोड। अब अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 4 + 5 + 10 + 12 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ही ये फर्स्ट वाला वैल्यू एंड लास्ट वाला वैल्यू, ये होता है एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज होता है इन अरिथमेटिक मीन। और अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलते हैं, अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ क्या आएगा, 4 × 5 × 10 × 12। इन सभी में भी क्या लग रहा है, इन सभी में भी देखो, यहाँ पे भी एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज हो रहा, तो अरिथमेटिक मीन में भी एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज हो रहा, ज्योमेट्रिक मीन में भी एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज हो रहा, मतलब उनके वजह से कुछ आंसर में चेंज होने वाला है। तो उस अफेक्ट, मोस्टली अफेक्टेड कौन होगा, मोस्ट अफेक्शन होगा अरिथमेटिक मीन को, क्योंकि मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में सबसे ज्यादा डिफरेंस हमको दिखाई देगा, मतलब इट विल गेट मोस्ट अफेक्टेड। करेक्ट है, देन क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स मतलब ही एक्स बार इज 40 ऑफ 5 नंबर्स, मतलब ही n कितना है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, एंड एवरेज ऑफ अनदर 6 नंबर्स, अनदर 6 नंबर्स मतलब ही 6 नंबर्स का कितना एवरेज है, यहाँ पे उन्होंने दिया 50। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर, मतलब ये ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर कितना हो जाएगा, ये n मुझे मिल जाएगा, मतलब ये एवरेज, कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद किसी को, ये x1 मिला, ये x2, मतलब क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। फिर से बोलो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यह हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, उसका कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन निकाल दो बस, डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आएगा, 5 × 40 प्लस 6 × 50 डिवाइड बाय 5 + 6, मतलब ये 40 × 5 डेट इज 200 प्लस 6 5 300 डिवाइड बाय 11। सो यहाँ पे 500 डिवाइड बाय 11, कैलकुलेट आंसर निकालो, इट कम्स आउट टू बी 45.45। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 45.45। होप सो समझ में आ गया, सिंपल था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नहीं पता तो फिर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज, 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन दिया हुआ है, मतलब ही x बार दिया हुआ है 14.4। आउट ऑफ दीज मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, इन्हीं में से 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है, 6
16.5। फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें क्या करना पड़ेगा देखना, ये कितने ऑब्जर्वेशंस का है, 10 ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। और ये जो एक्स बार है ये कितने ऑब्जर्वेशंस का है, 4 ऑब्जर्वेशंस का। तो अभी इसमें देखना ये थोड़ा सा अलग है सम, इसमें हम निकालेंगे सपोज एक्स बार क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन मतलब यहाँ से आ जाएगा 14.4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन 10। तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 144। और अगर सेकेंड में निकाल रहा हूँ तो एक्स बार इज अगेन समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे समेशन दिया हुआ है हमें 16.5, करेक्ट है, इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे देखो 10 या 6 एन बोले तो 4 दिया हुआ है ना, एन टू, ये देखो ये 4 दिया हुआ है। तो 10 लोगों का अगर टोटल कितना है वो निकाल रहे हैं, देखो ऊपर जो हमने लिखा है, देखो ये 10 लोगों का टोटल कितना होगा, और यहाँ पे से हमने उसमें 4 लोगों का टोटल कितना होगा, 4 लोगों का टोटल कितना आएगा, ये डेट इज आ जाएगा 16.5 इंटू 4, 16.5 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 66, करेक्ट है। तो 10 लोगों का टोटल और 4 लोगों का टोटल, मतलब 10 ऑब्जर्वेशंस थे उन सभी का टोटल, उसमें से 4 लोगों का टोटल कितना आ रहा है 66। तो अभी निकालना क्या है हमको, फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस। अब मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ 6, समेशन ऑफ रिमेनिंग 6 मेंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट है। तो ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ 6 मेंबर्स यहाँ से कैसे आएगा 144 माइनस 66 कर दो, करेक्ट है ना। तो 144 में से माइनस 66 कर दिया तो आंसर आ रहा है 78। 78 इज द टोटल ऑफ नेक्स्ट 6 मेंबर्स। तो वही टोटल हम यहाँ पे यूज करेंगे, 78 डिवाइड बाय 6 कम्स आउट टू बी 78 डिवाइड बाय 6 इज 13। तो x बार आ गया हमारा 13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। होप सो सबको इजीली समझ में आ रहा, पक्का। बढ़ते देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ मीन निकालना है। इफ ईच नंबर इज एडेड विथ 2 देन द न्यू मीन इज। अच्छा मीन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो 6 4 5 1 6 10 एंड 3, इनका मीन है 5, इनका मीन दिया हुआ है 5। इफ ईच नंबर इज एडेड विथ 2, ईच नंबर में हमने +2 कर दिया तो इसका मीन, देन द न्यू मीन विल बी। सिंपल, अगर इसमें देखना बेसिक अगर करना है तो हम बेसिक से करेंगे। क्या हो जाएगा ये देखना, +2 किया तो बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 7 3 8 12 5। अब क्या करना है, इसमें ऐड कर दो, ऐड कर दो, मीन निकालना है ना इसका, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑब्जर्वेशन। अब करना 8 जल्दी से कैलसी पे कर देते हैं, 8 + 6 + 7 + 3 + 8 + 12, अच्छा सॉरी फिर से कर रहा हूँ, 8 + 6 + 7 + 3 + 8 + 12 + 5 इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाय 7, आंसर विल बी 7। तो ये क्या मिला हमको, x बार। अब देखना सिंपल लॉजिक लगाना है, सभी नंबर्स में 2 2 बढ़ गए तो x बार में भी कितना बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 7। ये टेस्ट करता है आपका ICAI। ICAI टेस्ट योर स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्या है, होप से समझ में आ रहा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ y इक्वल टू, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड, y इक्वल टू 5x माइनस 20 एंड x बार इक्वल टू 30, फाइंड y बार। तो अभी ये क्या हो जाएगा, y बार विल बी इक्वल टू 5x बार माइनस 20। अब x बार का वैल्यू डाल दो, 5 इंटू 30 माइनस 20, दैट इज 5 3 150 माइनस 20, आंसर इज 130, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। बढ़ते 6 क्वेश्चन की तरफ। सिंपल था इसलिए जल्दी करेंगे, चलो। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाबा, नहीं आएंगे किसी को भी करने खुद से आएगा। क्या फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 8। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 करो, क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 4 to the 8 8 is 64, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 4, ऑप्शन नंबर बी। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7 अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या? हार्मोनिक मीन उल्टे का उल्टा, मतलब n ऊपर डिवाइड बाय समेशन ऑफ, अगेन उल्टे का उल्टा, समेशन ऑफ x, मतलब क्या आएगा ये, n क्या है 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। करेक्ट है, ये हमने निकाल दिया उसका समेशन। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नीचे वाले टर्म्स को, नीचे वाले टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए इसका एलसीएम ले लो, मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो 3 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 डिवाइड बाय 8। तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 3 जा 24 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी 24 डिवाइड बाय 7। सिंपली समझ में आ गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मीन ऑफ टू वैल्यूज इज 16 एंड देयर एचएम इज, हार्मोनिक मीन इज 9, फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, फिर सिंपल है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन कितना 16 इंटू 9 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो 16 इंटू 9 करो, कितना आ रहा है, मेरे को नहीं पता होगा सॉरी, तो आता 144 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू 12, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 12। देखो जल्दी से आगे आंसर, होप से समझ में आ रहा, करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The arithmetic mean of two observations is 6.5. दो ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन है 6.5, ज्योमेट्रिक मीन है 6। फाइंड टू ऑब्जर्वेशंस। बाय डिफॉल्ट बहुत सिंपल, डायरेक्टली जाना है, गो विथ ऑप्शंस। दो ऑप्शन में जाओ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 8 एंड 6, तो 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आना चाहिए 6.5। देखता क्या आता है, तो 14 डिवाइड बाय 2 ये आ जाए, सॉरी 8 प्लस 6 आ जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7। 7 is not equal to 6.5, 7 is not equal to 6.5, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन 8 एंड 5, अब 8 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 किया तो आ जाएगा मेरे पास 13 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.5। अरिथमेटिक मीन सेटिस्फाई हो गया, ज्योमेट्रिक मीन भी सेटिस्फाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 का अंडर रूट, तो 40 अंडर रूट का साइन आ रहा है 6.3 विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। देन ऑप्शन नंबर सी, 7 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, तो 7 प्लस 16 आ रहा है 23, 23 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, डिवाइड बाय 2 किया तो आ रहा है 11.5। ओहो नो 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 नो, वी वांट 6.5, नो नो, this is not possible. Now we have to go with option number D will be the correct option, because starting के तीनों ऑप्शंस गलत हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। चेक करो खुद से, मैं करके दिखाता हूँ, खुद से करो पर। देखो क्या आएगा इसमें, 4 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.5, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 4 इंटू 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 4 इंटू 9 का रूट, मतलब 4 9 जा 36, 36 का रूट इक्वल्स टू 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो हमें 6 भी चाहिए था, 6.5 भी चाहिए था, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है। आदमी अच्छा है मतलब, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन। An aeroplane flies from A to B. An aeroplane flies from point A to point B. करेक्ट है। एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ से यहाँ पे गया तो उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड थी 500 किलोमीटर्स पर आवर। एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, कम्स बैक एट द रेट ऑफ 700। घर पे जाते समय स्पीड बढ़ जाती सबकी, करेक्ट है ना, तो घर पे जाते समय उसने क्या किया, 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गया एरोप्लेन। द एवरेज स्पीड, एवरेज निकालना है, मतलब मीन निकालना है। सर कौन सा मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, कौन सा निकाले। यहाँ पे एक गोल्डन रूल याद रखना हमेशा, इफ डिस्टेंस इज सेम, नोट करो इसको, नोट में लिखो, इफ डिस्टेंस सेम, if distance same
यूज हार्मोनिक मीन, ऑलवेज यूज हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कैसे आएगा इसका? हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, मतलब ही n कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700। अगर डायरेक्टली इसका आंसर कैलसी पे निकालेंगे, चलो कैलसी पे क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 500 का आंसर निकालो। 1 डिवाइड बाय 500 comes out to be 0.0002 प्लस 1 अपॉन 700 आ रहा है 0.00142 विच इज इक्वल टू, अब नीचे देखना 2 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड कर दो कैलसी पे, 0.0002 प्लस 0.00142 विच इज इक्वल्स टू 0.00162। करेक्ट है? तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.00162 आंसर। एक सेकेंड, कुछ गलत किया, हाँ कुछ तो गलत किया हमने, हाँ 1 डिवाइड बाय 500 मेरा आ रहा है 0.002 आ रहा है, सॉरी। तो ये देखना क्या आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 700 करेक्ट लिखा है क्या? हाँ वो करेक्ट है। तो 0.00142 प्लस 0.002 ये आ जाएगा 0. देखो बहुत डिफरेंस हो जाता है एक छोटे नंबर से, 0.00342 एंड 2 डिवाइड बाय 0.00342 विल बी इक्वल टू 584.79 और यहीं पे अगर हमने सभी डेसिमल के बाद सभी नंबर्स लिए रहते तो ऑप्शन नंबर बी आता था, डेट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अगर डिस्टेंस सेम, देखो डिस्टेंस सेम इन द सेंस क्या, देखो ये जाते समय ए टू बी है, आते समय भी बी टू ए, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, तो हमेशा क्या निकालेंगे हम? कैलकुलेट करेंगे हार्मोनिक मीन। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, if arithmetic mean and geometric mean of 10 observations are both 15, arithmetic mean 15, करेक्ट है, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो 15, देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, याद मैंने कुछ बताया था, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता, तो इक्वल आया तो कब होगा फिर ये 15 विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 15। करेक्ट। या तो ये इक्वल कब होता है? ये इक्वल तब होता है जब वैल्यूज सेम है, मतलब सभी बच्चों को 5 मार्क्स मिल रहे, सपोज तो सभी बच्चों को 5 मार्क्स मिल रहे तो उसका अरिथमेटिक मीन भी आएगा 5, ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा 5, हार्मोनिक मीन भी आएगा 5, प्रॉपर्टी नंबर 1 सभी का। क्वेश्चन 12, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज 15, x का ज्योमेट्रिक मीन 10, y का ज्योमेट्रिक मीन 15, देन एक्स वाई का कितना होगा? x और y का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 इंटू 15 दैट इज 150, तो ये आ रहा है 150। लॉग का तो कुछ मतलब ही नहीं आता, तो छोड़ ही दो वो तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 40, 50 एंड x इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ज्योमेट्रिक मीन 10 दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 40 इंटू 50 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये 3 यहाँ पे जाएगा तो बनेगा 10 क्यूब विल बी इक्वल टू 40 इंटू 50 इंटू एक्स, तो ये बन गया 10 का क्यूब डिवाइड बाय 40 इंटू 50, तो 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात डिवाइड बाय 40 इंटू 50 कितना हो रहा है 40 इंटू 50 दैट इज 2000, तो x का वैल्यू यहाँ से क्लियरली मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको? करेक्ट है। देन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड मीडियन, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे देखो, फाइंड मीडियन पूछा है। अब मीडियन निकालना है तो सबसे पहली बात सभी टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तब जाके तुम इसका मीन निकाल पाएंगे, नहीं तो मीन निकालना मुश्किल है अपने लिए। करेक्ट है, तो मीन को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये क्या आ जाएगा 2, 8, 10, 12, 16, 20, 30। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ, देखो बीच वाला वैल्यू कौन है 12, यहाँ पे 3 नंबर्स, यहाँ पे भी 3 नंबर्स, 12 इज डिवाइडिंग द सेट ऑफ नंबर्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, डायरेक्टली आंसर आएगा इसका 12। नहीं मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास तो करो फॉर्मूले से, मीडियन
is equal to n+1 डिवाइड बाय टूथ टर्म, n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट है। तो ये क्या आएगा, n+1 कितने ऑब्जर्वेशन है, 7 +1 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 12। आगे ना आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्मार्ट वर्क, कम ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड मीडियन। फिर से मीडियन निकालना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को लिखते ही समझ में आएगा आंसर। 2, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 40, कितने नंबर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो इसका बीच वाला वैल्यू नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे दो पर दो पार्ट्स बन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर्स, और 4 नंबर ये अब इनके बीच में, मतलब ये 12 और 16 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा डेट इज मीडियन। तो 12 और 16 के बीच में कौन सा वैल्यू रहेगा, 12 और 16 के बीच में रहेगा, बोलना जल्दी, तो उसके बीच में आएगा 14। 12 और 16 के बीच का आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। या तो फिर ऐसा निकालो, 12 + 16 डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। बड़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज, इनका रिलेशन क्या था, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। याद, तो मीन माइनस मोड का दिया हुआ है 63 इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का आंसर चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन चाहिए उनको। तो 63 डिवाइड बाय 3 कर दो, आगे आंसर 63 डिवाइड बाय 3 गिव्स 21, ऑप्शन नंबर ए। 21 इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिजाइंड क्लॉथ्स और शूज। क्या यूज करेंगे अगर हमको ऑर्डर करना है, मतलब सपोज ऐसा समझो कि तुम एक दुकानदार हो, अब दुकानदार को उसके दुकान में कुछ मटेरियल मंगाना है। अब वो मटेरियल कौन सा मंगाएगा, करेक्ट है, तो उसके लिए उसको लगेगा मीन मीडियन मोड। सर यहाँ पे लगता, उसको कैसे आएगा, अब देखो सुनो कैसे आएगा। सपोज तुम खुद समझो कि तुम एक दुकानदार हो, तुमको एक दुकान स्टार्ट करनी है। सपोज हम शूज की दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, तो शूज की अगर दुकान हम स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट है, तो शूज की दुकान अगर स्टार्ट करने में सबसे पहले हमको मार्केट स्टडी करेंगे। वहां पे हमको समझ में आएगा कि कौन से शूज का साइज जो है वो ज्यादा मार्केट में चलता है, वो ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो हमको इतना पता है कि शूज नंबर 8 जो है, 8 नंबर का शूज जो है वो मार्केट में ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज जो रहता है वो, एवरेज इन द शॉर्ट क्या मिला हमको यहाँ पे, 8 नंबर के शूज ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। तो कौन सा नंबर ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, 8, मतलब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, 8 नंबर के शूज की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मोड लगेगा, मतलब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यूज करेगा वो। हाँ, 8 नंबर जो है वो ज्यादा लग रहा है हमको, तो उसको हम मंगाएंगे, उसका हम ऑर्डर करेंगे। समझ में आ रहा, तो वहां से समझ में आया कि मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमको यहाँ से यूज हुआ मोड। समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सिंपल है, अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड Q3, मतलब ही क्वार्टाइल 3 निकालना है। मतलब क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। ये देखो फॉर्मूला नहीं, या तो मैं डायरेक्टली आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा तुमको, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले अरेंज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं लिखूंगा इसको 2 के बाद डायरेक्टली है 10, फिर से है 10, फिर है 12, फिर से है 12, फिर है 14, फिर है 18। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर बचा है, कौन सा, अच्छा 20। ये 20, ये हो गए 8 नंबर्स। आप देखना 8 नंबर्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको, तो सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट्स कौन से बनेंगे, 4 पार्ट्स के लिए 4, अभी सबसे पहले हम इसका आंसर निकाले, तुमको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तुमको उसकी घाई है। तो क्या आएगा ये 3 टाइम्स n+1, 3 टाइम्स n+1 क्या होगा, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, अभी हमने काउंट किया 3 6 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8+1 डिवाइड बाय 4th टर्म, मतलब ही 3 टाइम्स 9 डिवाइड बाय 4, मतलब ही 3 9s are 20, सॉरी 9 3 are 27 डिवाइड बाय 4, 27 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, निकालो कैलसी पे। 27 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6.75, 6 पॉइंट। अच्छा ये वाला जो समय इसमें डायरेक्टली तुम नहीं निकाल पाएंगे Q3,
एक सेकंड रुकना, क्या गड़बड़ हो गया भैया। हमें चाहिए था n+1 डिवाइड बाय 4। अच्छा 6.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये होता 6.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट है ना। तो 6.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोले तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोले तो यहाँ पे कहीं तो होगा वो, और वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा देखना 14 से ज़्यादा 18 से कम, 18 से कम बोले तो आता है ऑप्शन नंबर ए 17, वो होता ऑप्शन नंबर ए 17। समझ में आ रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना बेसिक समझ में आया। क्वार्टाइल 3 जो लाई करेगा यही यहाँ पे कोई तो भी लाई करेगा। क्वार्टाइल 3 सेट ऑफ नंबर्स को इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर्मूला लगाया 6.75 ऑब्जर्वेशन 14 और 18 के बीच में आएगा। 14 और 18 के बीच में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, डेट इज 17। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फाइंड डिसाइल 7। डिसाइल 7 कैसे निकालते हैं हम, डिसाइल 7 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 7 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 7 इंटू कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन 10+1 11 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 77 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 7.7 ऑब्जर्वेशन। अब 7.7 ऑब्जर्वेशन के लिए उसको पहले अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 2, फिर उसके बाद आएगा 10, फिर 10, फिर आएगा देखो 2 लिखा, 10 लिखा, 10 लिखा, फिर मैं लिखूंगा 12, फिर मुझे लिखना पड़ेगा अगेन 12, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 14, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 15, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 18, फिर मुझे लिखना पड़ेगा 20 एंड 25। अब देखो इसमें से 7.7 ऑब्जर्वेशन बोले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 7.7 बोले तो 15 और 18 के बीच में। अब 15 और 18 के बीच में एक है 17 और एक है 17.10, करेक्ट है। एक है 17, एक है 17.10, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अब 15 16 17 18 इसमें 7.7 कैसे निकालते आंसर। देखो ये जो टर्म है निकालने के लिए डायरेक्टली मैं तुमको बोलता हूँ 17.10 ऐसा ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था सपोज 19 के आसपास, तो तुम डायरेक्टली आप बोलते थे ऑप्शन नंबर सी, और एग्जाम में भी तुमको ऐसे ही ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। पर इसका ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं हम, इसको करना पड़ेगा उसका टर्म। तो इसका डायरेक्टली 17.7 का तुमको ऑप्शन ऐसा ही आएगा। मैं आगे वाला टर्म अभी तुमको बताऊंगा नहीं उसको कैसे कैलकुलेट करते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको मत कैलकुलेट करो। टिक करके 17.10। लास्ट के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बहुत सिंपल, चलो जल्दी। द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल 3 निकालना है। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू, खुद से निकालेंगे क्या, n इंटू मतलब ही 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू n+1, तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11+1 that will be 12 divided by 4 which will be equal to 12 3 are 36 divided by 4 which will be equal to, डायरेक्ट इसका पॉइंट्स में नहीं आंसर देखो, 36 डिवाइड बाय 4 नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको पहले अच्छे से लिखो, तो इसको अच्छे से लिखो इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो उसको पहले मुझे लिखना पड़ेगा 15 देन 16 देन 18 देन 18, अच्छा 14 भी है तो 14 को भी लिखना चाहिए था, 14 लिखा, 14 लिखा, 15 लिखा, 16 लिखा, 2 बार 18 लिखा, उसके बाद तीसरी बार भी 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, अच्छा पहले 10 भी है सॉरी, तो 10 को भी लिखो सबसे पहले। देखो अभी नाइन्थ ऑब्जर्वेशन काउंट करो जाके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 20, 20 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो 20 के आगे लिखना चाहिए था 22 एंड 23, तो बेसिक है ना। समझ में आ रहा हो, सो सिंपल है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है चैप्टर क्योंकि कैलकुलेट करनी पड़ती है कुछ चीजें, पर फॉर्मूलाज तो बहुत ज्यादा सिंपल, समझ में आया सबको, करेक्ट है। बढ़ते हैं देन क्वेश्चन नंबर 21। 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट डिसाइल 10 डिसाइल 9 डिसाइल नन ऑफ द अबव। 10th परसेंटाइल तो हमेशा रहेगा, देखो इस सेट को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा। ऐसे कर करके बहुत आगे तक जाएंगे। और अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है डिसाइल नंबर 9। मतलब परसेंटाइल, 10th percentile is sorry is decile 1 is first decile। 10th percentile is first decile, ऑप्शन नंबर ए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत चीजें पढ़ी आज, बहुत ज्यादा करेक्ट है। देर आर डैश परसेंटाइल्स, कितने परसेंटाइल्स, गलती से भी इसको 100 नहीं बोलना। देर आर ओनली P99 तक परसेंटाइल्स अवेलेबल है, तो P99, देर आर 99 परसेंटाइल्स। इसी के साथ आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। बहुत सी चीजें पढ़ी है, रिवाइज अच्छे से करो। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बोरिंग है सम्स सॉल्व करना, पर समझना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन वैल्यूज, मीडियन मोड, बहुत सिंपल टर्म्स है, करेक्ट ना। तो होप सबको समझ में आया। इसी के साथ स्टॉप करते हैं आज की क्लास एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।